स्क्रीन। चलिए, ये सवाल है दोस्तों मेट्रो सिटी बैंक का। दिस क्वेश्चन पर्टेन्स टू मेट्रो सिटी बैंक। सो एक बार चैट बॉक्स में ओके लिख दें यदि साउंड ओके है तो। ये इफ द ऑडियो इज ओके जस्ट राइट ओके इन द चैट बॉक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस क्वेश्चन इज अबाउट यूनिट नंबर 26। इमेजिन कीजिए एक ऐसा बैंक है, राइट, आरबीआई का उस पर डंडा लगता है, 5 करोड़ का फाइन भरना पड़ता है, मीडिया में नाम खराब होता है, शेयर प्राइस 12% डाउन होता है, और रीजन क्या था सर? केवाईसी का शॉर्टकट। दोस्तों ये क्वेश्चन सिर्फ थ्योरी नहीं है, एग्जाम में डायरेक्ट स्कोरिंग वेपन है। लास्ट तक देखिए, कंप्लायंस रिस्क आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। यहां बात हो रही है सर मेट्रो सिटी बैंक की। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द मेट्रो सिटी बैंक। इसने केवाईसी नॉर्म्स को इग्नोर किए। दे हैव इग्नोर्ड द केवाईसी नॉर्म्स। और क्या क्या इन्होंने, आरबीआई ने 5 करोड़ का पेनल्टी लगाया। आरबीआई इंपोज द मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ 5 करोड़। मीडिया में नाम आया, राइट, गलत कामों से नाम आया, यहां देखिए लिखा गया है। हाँ, और दूसरी बात कि बैंक का जो स्टॉक प्राइस था वो 12% गिर गया। आरबीआई ने प्रेस रिलीज किया, वायलेशन को डिटेल किया, इस कारण से नेगेटिव मीडिया कवरेज हुआ, शेयर प्राइस 12% गिर गया। क्लाइंट का जो ट्रस्ट था दोस्तों वो लूज कर रहे थे, राइट। तो सवाल ये कर रहा है कि आपको बेसल के बीसीबीएस पेपर अप्रैल 2005 के बेसिस पर ये सिचुएशन को देखना है और बताना है कि कौन सा कंप्लायंस रिस्क को ये शो करता है। ऑप्शन ए स्ट्रेटजिक एंड बिजनेस कंटिन्यूटी, ऑप्शन बी लीगल सैंक्शन, मार्केट फाइनेंशियल लॉस एंड लॉस ऑफ रेपुटेशन, ऑप्शन सी क्रेडिट रिस्क एंड मार्केट रिस्क, ऑप्शन डी ऑपरेशनल रिस्क एंड लिक्विडिटी रिस्क। बताइए दोस्तों ये जो सिचुएशन है ये कौन से कंप्लायंस रिस्क को एक्सप्लेन कर रहा है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको ए बी सी या डी में से चूज करना है। जस्ट टाइप योर रिस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स। विच ऑप्शन डू यू थिंक इज करेक्ट? A, B, C या D, whatever you think correct, just write. चलिए मैं इसका आपको लॉजिक समझाता हूं। लेट मी एक्सप्लेन द लॉजिक बिहाइंड द क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, एज्यूम कीजिए कि आप यहाँ पे कैसे इसके आप बीसीबीएस का जो अप्रैल 2005 का लेटर था इसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया, लेट मी एक्सप्लेन। तो कंप्लायंस रिस्क का क्या मतलब होता है? कौन कौन से रिस्क डाले हैं जी? एक तो स्ट्रेटेजिक लिखा है, एक बिजनेस लिखा है, राइट, एक लिखा है लीगल सैंक्शन। देखिए सबसे पहले कंप्लायंस रिस्क को क्लियर करते हैं। ये बीसीबीएस का जो पेपर था इसके अकॉर्डिंगली जो कंप्लायंस रिस्क होता है ना, ये इसका मतलब लीगल रिस्क हो सकता है। इट ऑल्सो मीन्स द रेगुलेटरी रिस्क, लीगल रिस्क, रेगुलेटरी पनिशमेंट, राइट, पैसे का नुकसान भी हो सकता है, रेपुटेशन का लॉस भी हो सकता है। ये सब के सब हमारे कंप्लायंस रिस्क के पार्ट होते हैं, राइट। ये 3 पिलर्स हैं दोस्तों। दीज आर द 3 पिलर्स, लीगल, रेगुलेटरी, राइट, मनी लॉस, पैसे का नुकसान बोलिए या मनी लॉस बोलिए, रेपुटेशन लॉस। दीज आर द 3 पिलर्स ऑफ द कंप्लायंस रिस्क। अब जरा केस को बीसीबीएस से मैच कीजिए। अब बैंक की स्टोरी को जरा देखिए और बीसीबीएस से मैच कीजिए। आरबीआई ने क्या किया? पहले 5 करोड़ का फाइन लगाया। अब ये बताइए दोस्तों, ये 5 करोड़ का फाइन जो लगाया इन्होंने, ये कैसा लग रहा है आपको? इजंट इट अ काइंड ऑफ लीगल सैंक्शन? क्या ये आपको लीगल सैंक्शन जैसा नहीं लग रहा है? बिल्कुल सर, ये एक तरह का लीगल सैंक्शन ही है। 5 करोड़ का जो फाइन आरबीआई ने लगाया, दिस इज अ काइंड ऑफ लीगल सैंक्शन, राइट। और दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द कंप्लायंस रिस्क। आपको पता होना चाहिए सर कि लीगल सैंक्शन जो इन्होंने लगाया ये भी कंप्लायंस रिस्क का पार्ट है। चलिए, तो लीगल वाला तो होगा। अब देखिए दूसरा पॉइंट है कि शेयर प्राइस इनका 12% से गिर गया, ठीक है। अब सोचिए कि शेयर प्राइस जो है 12% गिरा, थिंक अबाउट इट, शेयर प्राइस डिक्रीज बाय 12%, राइट। तो जो इन्वेस्टर होंगे, जो निवेशक होंगे, उनका पैसा गया, राइट, उनका पैसा गया। और क्लाइंट अकाउंट क्लोज करने की बात कर रहे हैं। क्लाइंट बोल रहे हैं कि हमको अकाउंट आपसे मेंटेन ही नहीं करना है क्योंकि मुझे बहुत बड़ा लॉस हुआ है। तो ये लॉस छोटा है क्या? नहीं दोस्तों, ये जो लॉस है ना, इसे कहा जाता है मटेरियल फाइनेंशियल लॉस। क्या कहा जाता है सर? मटेरियल फाइनेंशियल लॉस कहा जाता है। दिस इज नॉट अ स्मॉल लॉस, दिस इज अ बिग लॉस एंड दिस इज कॉल्ड मटेरियल फाइनेंशियल लॉस। तो हमने देखा सर लीगल सैंक्शन भी लगा है, मटेरियल फाइनेंशियल लॉस भी हो रहा है,
राइट। अब जरा थर्ड केस को देखते हैं, रेपुटेशन की बात हो रही है सर, राइट। अब देखिए रेपुटेशन, अब आरबीआई ने क्या किया, इसको पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि ये जो पार्टिकुलर बैंक है इनका ऐसा सिचुएशन है, इन्होंने केवाईसी के नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया। तो सर आरबीआई का जो प्रेस रिलीज है, आरबीआई का जो ये प्रेस रिलीज है या निगेटिव मीडिया कवरेज है, राइट, इट इज अ काइंड ऑफ निगेटिव मीडिया कवरेज, राइट। इससे क्या होगा कि मार्केट में जो बैंक की ट्रस्ट है ना वो क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। और दोस्तों आपको पता है सर कि जो बैंकिंग बिजनेस चलती है ना, बैंकिंग बिजनेस चलती है किस चीज पे, ट्रस्ट पे चलती है, राइट। और यही सबसे बड़ा नुकसान हुआ। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, यदि हम ऑप्शन को चेक करें, इफ यू सी द ऑप्शन दैट दे हैव प्रोवाइडेड, तो लीगल सैंक्शन भी है, मटेरियल फाइनेंशियल लॉस भी है, लॉस ऑफ रेपुटेशन भी है। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ए में क्या कह रहा है, स्ट्रेटजिक एंड बिजनेस कंटिन्यूटी। देखिए दोस्तों ये जो स्ट्रेटजिक और बिजनेस कंटिन्यूटी होता है ना, इसका मेन कारण होता है सिस्टम फेलियर, राइट। इसका मेन कारण होता है सर सिस्टम फेल हो जाना। इसको समझिएगा, आपको रिस्क को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। स्ट्रेटजिक एंड बिजनेस कंटिन्यूटी इज बिकॉज ऑफ सिस्टम फेलियर, बट इन दिस केस यहां पे जो पार्टिकुलर केस है, यहां पे लीगल सैंक्शन, मटेरियल फाइनेंशियल लॉस और लॉस ऑफ रेपुटेशन। क्रेडिट और मार्केट नहीं होगा क्योंकि लोन डिफॉल्ट होता या इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन होता तो क्रेडिट और मार्केट रिस्क होता है। ऑपरेशनल रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क भी नहीं होगा क्योंकि कैश क्रंच या सिस्टम फेलियर का सीन है नहीं। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बैठ रहा है सर, ऑप्शन नंबर बी। तो इसको एक लाइन में ऐसे याद रखें, इसका मैं आपको तरीका बता देता हूं कि जब भी आपको ये कॉम्प्लायंस रिस्क दिखे ना, राइट, जब भी आपको कॉम्प्लायंस रिस्क दिखे तो इसको ऐसे याद रखिए कि पेनल्टी का लॉस, पेनल्टी लगना, राइट, मनी लॉस होना, इनको खुद भी मनी लॉस हुआ, 5 करोड़ का पेनल्टी लगा, फिर नाम खराब हुआ, रेपुटेशन डैमेज हुआ, राइट। तो यदि तीनों दिखे तो समझ जाइए कॉम्प्लायंस रिस्क है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है दोस्तों कॉम्प्लायंस रिस्क को पहचानने का। और याद रखिएगा दोस्तों कि कॉम्प्लायंस रिस्क टीम की वार्निंग इग्नोर हुई ना तो केस और स्ट्रांग हो जाता है। देखिए कॉम्प्लायंस रिस्क की टीम होती है, ये पहले वार्निंग देते हैं कि देखो भाई कॉम्प्लायंस रिस्क फेस कर रहे हो, यदि फिर भी आपने इग्नोर किया इसे तो फिर क्या होगी, केस और स्ट्रांग हो जाएगी। समझ में आया दोस्तों? यदि ये कंसेप्ट क्लियर है तो एक बार क्लियर वर्ड चैट बॉक्स में लिख दीजिए, इफ इट इज क्लियर राइट नाउ। आई होप इट इज क्लियर, राइट। अपना रिस्पॉन्स जरूर टाइप करें चैट बॉक्स में। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस वाज रिलीज इन द बीसीबीएस पेपर अप्रैल 2005। तो हमने यहां से सीखा कि कॉम्प्लायंस रिस्क का क्या मतलब होता है, कौन कौन से रिस्क कॉम्प्लायंस रिस्क के अंदर आते हैं, राइट, ये हमने यहां से क्लियर किए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, राइट, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। लेट्स गो थ्रू दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। यहां पे क्या कहा जा रहा है दोस्तों कि एक सिंपल सा ऑनेस्ट सवाल आपसे हम पूछते हैं, बताइएगा कॉम्प्लायंस डिपार्टमेंट ने 2 साल पहले वार्निंग दी, राइट। ये दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 इज हियर। वन ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉम्प्लायंस फंक्शन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वायलेशन फ्रॉम द प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। चलिए इसको मैं बाद में देखता हूं, पहले मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूं जो कि क्लासिक मोबाइल स्ट्रेटेजिक पाइवॉट का केस है। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, पहले इसे देखते हैं फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। यहां पे क्या कर रहा है दोस्तों, देखिए कि एक कंपनी है 10 साल का मार्केट लीडर है सर। एक ऐसी कंपनी है जो कि 10 साल से मार्केट लीडर है, रिसोर्सेज भी था, पैसा भी था, पर एक डिसीजन ने 40% शेयर गिरा दिया, 40% ड्रॉप हो गया सर, सेल्स गिरा दिया, कैपिटल ऑलमोस्ट वाइप आउट हो गया, इरोजन ऑफ कैपिटल। क्वेश्चन सिंपल है, गलती स्ट्रेटजी की थी या सिस्टम की थी? अब आइए सवाल को देखते हैं। देखिए बात की जा रही है क्लासिक मोबाइल आईएनसी की, जो कि जिसने क्या किया था 80% पैसा जो है R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट को लगाया फिजिकल कीबोर्ड को इनहांस करने में। मतलब अपने R&D बजट जो भी था इनका, उसका 80% पैसा इन्होंने लगाया कि हम फिजिकल कीबोर्ड को इनहांस करेंगे। रिजल्ट क्या हुआ कि इनका सेल्स 40% गिर गया, कैपिटल इनका इरोड हो गया। सवाल ये कह रहा है कि इस केस में प्राइमरीली कौन सा रिस्क आपको दिख रहा है, बिजनेस रिस्क, स्ट्रेटेजिक रिस्क, कॉम्प्लायंस रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क? जल्दी बताइए चैट में, चैट बॉक्स में, ए बी सी या डी, जो भी आपको सही लग रहा है बताइए दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि कैसे आप इन सभी रिस्क को डिफरेंशिएट करेंगे। प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स विच ऑप्शन डू यू थिंक इज करेक्ट।
कौन सा रिस्क है दोस्तों? बिजनेस, स्ट्रेटेजिक, कॉम्प्लायंस और ऑपरेशनल रिस्क। चलिए मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले दोस्तों एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। हम लोग सभी रिस्क के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे देते हैं ताकि आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाए। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द स्ट्रेटेजिक रिस्क। आइए पहले बात करते हैं स्ट्रेटेजिक रिस्क के बारे में। देखिए जब टॉप मैनेजमेंट गलत लॉन्ग टर्म डिसीजन ले, क्या होता है सर? देखिए हमारा टॉप मैनेजमेंट है, ये लॉन्ग टर्म डिसीजन ले रहा है, डिसीजन तो ले रहा है लेकिन गलत लॉन्ग टर्म डिसीजन ले रहा है, राइट। या मान लीजिए कि वो इंडस्ट्री में जो बदलाव आ रही है ना, हमारी जो इंडस्ट्री है इसमें जो चेंजेस आ रही हैं उसे वो इग्नोर कर रहा है। पहली बात तो टॉप मैनेजमेंट गलत डिसीजन ले रहा है, इंडस्ट्री में जो चेंजेस आ रहे हैं उसे इग्नोर कर रहा है, या फ्यूचर के लिए रॉन्ग डायरेक्शन चूज कर रहा है, रॉन्ग डायरेक्शन फॉर फ्यूचर। इनमें से कोई भी केस हो ना, राइट, तो इसे कहा जाता है स्ट्रेटेजिक रिस्क। कहने का मतलब कि आपका स्ट्रेटजी ही गलत है, राइट, आपका स्ट्रेटजी गलत है। क्योंकि आपका स्ट्रेटजी गलत है देन यू आर फेसिंग द स्ट्रेटेजिक रिस्क। सिंपल सी बात है, टॉप मैनेजमेंट जो है गलत लॉन्ग टर्म डिसीजन ले, इंडस्ट्री के चेंजेस को इग्नोर कर दे, फ्यूचर के लिए गलत डायरेक्शन ले, यही तो है स्ट्रेटेजिक रिस्क। यहाँ कोई मशीन नहीं टूटी है, कोई रूल वैलिड नहीं हुआ है, कोई एम्प्लॉय फ्रॉड नहीं हुआ है, डिसीजन सिर्फ एक था कि हमने रॉन्ग बिजनेस डायरेक्शन लिया, यही होता है स्ट्रेटेजिक रिस्क। अब जरा इस क्वेश्चन में देखिए सर, इन्होंने क्या किया कि जो दो सीनियर मैनेजमेंट थे इन्होंने डिसीजन लिया कि हम 80% जो R&D है उसको फिजिकल कीबोर्ड को इनहांस करने में पैसा लगाएंगे, ठीक है। उनको ये अंदर से लग रहा था कि कस्टमर जो है कस्टमर बेस प्रीफर करते हैं टैसाइल फीडबैक ओवर टच स्क्रीन। लेकिन सर हुआ क्या, इसका इफेक्ट क्या हुआ कि सेल्स इनका 40% गिर गया। अब जरा क्लासिक मोबाइल के केस को जरा डिसेक्ट करते हैं, डिकोड करते हैं। इनके पास क्या था सर? इनके पास ब्रांड काफी स्ट्रांग था, इनके पास पैसा भी था, इनके पास R&D की कैपेबिलिटी भी है। फिर क्या हुआ कि इंडस्ट्री टच स्क्रीन की तरफ शिफ्ट हो गया, मैनेजमेंट फिर भी फिजिकल कीबोर्ड पे ही अटकी रही, जैसे नोकिया के साथ हुआ था। सर नोकिया अपने टाइम में एक बहुत बड़ा ब्रांड हुआ करता था, लेकिन उन्होंने समय के साथ अडेप्ट नहीं किया। उसी तरह से यहाँ पे जो क्लासिक मोबाइल वाला केस है, ये इनके पास बहुत अच्छा ब्रांड था, इनके पास पैसा था, इनके पास R&D की कैपेबिलिटी थी, लेकिन इंडस्ट्री टच स्क्रीन की तरफ शिफ्ट हुई, मैनेजमेंट फिर भी कीबोर्ड पे ही अटका हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि इंडस्ट्री में जो बदलाव आए उससे इन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया। समझिए ध्यान से, किसको कहा जाता है सर? लैक ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। इंडस्ट्री बोल रहा है कि नहीं सर, अब तो हमारे कस्टमर टच स्क्रीन डिमांड कर रहे हैं, लेकिन अभी हम फिर भी अटके हुए हैं फिजिकल कीबोर्ड पे। इसे ही कहा जाता है लैक ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस टू द इंडस्ट्री चेंज। और सर सबसे बड़ा एग्जांपल है सर ये स्ट्रेटेजिक रिस्क का, ये क्लासिक स्ट्रेटेजिक रिस्क है। दोस्तों ये टॉपिक जो यूनिट नंबर 26 है ना, इसमें सबसे बड़ा चीज है कि हमें रिस्क को पहचानना आना चाहिए। कौन सा कॉम्प्लायंस रिस्क है, कौन सा स्ट्रेटेजिक रिस्क है। बुक में लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो चीजें क्लियर नहीं होती हैं, लेकिन कहानी के माध्यम से पढ़ें मजा आ जाता है दोस्तों, और वही तो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। तो दोस्तों आप ऑप्शन बाय ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। पहले देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या कर रहा है, कॉम्प्लायंस रिस्क। देखिए सर कोई लॉ ब्रेक हुआ क्या? नहीं। कोई RBI ने पेनल्टी लगाई की? नहीं। कोई, तो सीधा रिजेक्ट कर दीजिए। अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन में आपको कॉम्प्लायंस रिस्क का मतलब समझाया था, राइट। देखिए जहां पे लीगल ब्रेकडाउन, लीगल सैंक्शन लग जाए, जहां पे आपका RBI ने पेनल्टी लगा दिया हो, जहां पे आपका रेपुटेशन डैमेज हो, तो उसे कहा जाता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या? दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लायंस रिस्क। अच्छा, और क्या ऑप्शन दिया हुआ है? ऑपरेशनल। ऑपरेशनल का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपके सिस्टम में कुछ फेलियर आ जाए, जैसे सिस्टम में कुछ फेलियर आ जाए, या कोई प्रोसेस का कोई इशू आ जाए, या कोई ह्यूमन एरर आ जाए, तो उसको बोलते हैं सर ऑपरेशनल रिस्क। तो ये भी वो वाला केस नहीं है, कॉम्प्लायंस वाला रिस्क भी नहीं है। इसका डी और ए में क्या कर रहा है? बिजनेस रिस्क। देखिए ये जेनरिक टर्म है, बिजनेस रिस्क जो टर्म लिखा है ना, ये जेनरिक टर्म है, पर एग्जाम पूछ रहा है प्राइमरी रिस्क हमें बताना है, प्राइमरी रिस्क बताना है सर। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेटेजिक रिस्क, राइट। क्लासिक मोबाइल का जो प्रॉब्लम था ना, वो था एडवर्स बिजनेस डिसीजन। इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था सर कि इन्होंने बिजनेस डिसीजन बहुत ही एडवर्स लिया, एडवर्स बिजनेस डिसीजन, ये बड़ा दिक्कत था इनका, राइट। इंडस्ट्री के ट्रेंड को इग्नोर कर दिया, इंडस्ट्री कुछ और डिमांड कर रही है, ये कहीं और है, राइट। इसे ही कहा जाता है सर स्ट्रेटेजिक रिस्क। तो दोस्तों पेपर के लिए ये दो लाइन को दिमाग में लॉक कर लीजिएगा कि देखिए यदि आपने टेक्नोलॉजी, यदि आपने मार्केट,
के चेंज को इग्नोर कर दिया, टेक्नोलॉजी या मार्केट के चेंज को इग्नोर कर दिया सर, तो इसे कहा जाता है स्ट्रेटजिक रिस्क, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटजिक रिस्क। हाँ, रिसोर्सेज होते हुए भी गलत डायरेक्शन चूज करना। आपके पास रिसोर्स है, यू हैव रिसोर्स बट यू आर चूजिंग द रॉन्ग डायरेक्शन, इसे भी बोला जाता है सर स्ट्रेटजिक रिस्क। बस अगर फ्यूचर और प्रेजेंट में कंफ्लिक्ट दिखे ना, सीधा स्ट्रेटजिक रिस्क को टिक लगा दीजिए। समझे? एक सिंपल सा मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं स्ट्रेटजिक रिस्क पहचानने का, कि आपको फ्यूचर देखिए और प्रेजेंट देखिए, कहीं भी कंफ्लिक्ट दिखे सीधा स्ट्रेटजिक रिस्क संबंध टिक लगा दीजिए। दोस्तों एक बार चैट बॉक्स में लिख देंगे ये कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ। जरूरी है समय देना, मैं समय भी दे रहा हूं और चीजों को समझा भी रहा हूं कहानी के माध्यम से, तो आपको जरूर क्लियर हो गया होगा। दोस्तों यदि आप एक ऐसे कोर्स की तलाश में है जो कि लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, राइट, तो आप हमारे कैप्सूल कोर्स का हेल्प ले सकते हैं। इसमें आपको पांचों सब्जेक्ट्स के कंसेप्ट, कंसाइज नोट्स मिलते हैं, रिवीजन वीडियोस मिलता है, प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट मिलते हैं, यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे सभी कुछ मिलता है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग केस स्टडी नंबर 3 की ओर। बहुत अच्छा सवाल है आपके सामने। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, आई थिंक मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। एग्जैक्टली इस प्रकार के सवाल भी एग्जामिनेशन में आते हैं। तो देखिए मैच द फॉलोइंग में एग्जामिनर बोलता है कि चैलेंज एक्सेप्टेड। यहाँ पे देखिए एक तरफ रेगुलेटरी, ऑपरेशनल, लीगल, रेपुटेशनल, एनिहिलेशन रिस्क दिया हुआ है और दूसरी तरफ उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो आपको मैच करना है और ऑप्शन भी दिया हुआ है, 4 ऑप्शन। आपको यहाँ पे 2 ही ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो एक तरफ क्या क्या रिस्क लिखा है सर? रेगुलेटरी, ऑपरेशनल, लीगल, रेपुटेशनल और एनिहिलेशन। और कॉलम 2 में लिखा है कि पोटेंशियल कंसिक्वेंस ऑन अकाउंट ऑफ नॉन कंप्लायंस। बी उसके बाद कर रहा है, नेक्स्ट ऑप्शन कर रहा है कि लॉस फ्रॉम फेल इंटरनल प्रोसेस, कंप्लायंस रिस्क इज ऑपरेशनल रिस्क कम अलाइव, लॉस फ्रॉम लॉसूट, एडवर्स जजमेंट, अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। और फिर कर रहा है रिस्क अराइजिंग फ्रॉम एडवर्स परसेप्शन ऑफ द बैंक इमेज, risk of regulatory action ordering closure of the bank business. So these are the 5 option they have provided. अब आपको क्या करना है कि इनमें से 2 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को मैच करना है। ए को जरा देखिए, ए में लिखा है 1R 2P 3S 4T 5Q, बी में लिखा है 1R 2S 3P 4T 5Q। चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए और गेस मत कीजिए, जल्दी बताइए ए या बी में से कौन सा सही जवाब होगा। वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। बताइए दोस्तों चैट बॉक्स में विच ऑप्शन डू यू थिंक इज करेक्ट। इसे मॉक टेस्ट की तरह लीजिए। आपने जो कंसेप्ट पढ़ रखा है देखिए कि आप कितना उसको अप्लाई कर पा रहे हैं। चलिए मैं आपको समझाता हूं सर इसका बेसिक लॉजिक। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, एक एक करके रिस्क को आपको समझा देते हैं, फिर आप खुद से इसको एलिमिनेट कर लेंगे ऑप्शन को। पहले मैं आपको बता देता हूं सर रेगुलेटरी रिस्क क्या होता है। रेगुलेटरी रिस्क नाम से ही क्लियर है। इफ यू टॉक अबाउट द रेगुलेटरी रिस्क तो मतलब आपने रूल फॉलो नहीं किए, राइट। द रूल जो है उसको आपने फॉलो नहीं किया, राइट। तो रिजल्ट क्या होगा? तो ऑब्वियसली बात है, तो रिजल्ट होगा हमारा रेगुलेटरी रिस्क। तो आप जरा देखें ऑप्शन को, जरा देखें कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। हाँ ये देखिए लिखा है पोटेंशियल कंसिक्वेंस ऑन द अकाउंट ऑफ नॉन कंप्लायंस, बी बिल्कुल सही। 1 का हो जाएगा सर आर, ठीक है। दूसरा है सर ऑपरेशनल रिस्क। सर ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है कि आप ऐसे समझिए कि ऑपरेशनल रिस्क होता है जब प्रोसेस आपका फेल हो जाए। ऑपरेशनल रिस्क कब आता है कि जो आपका प्रोसेस है उसमें फेलियर आ जाए, जो सिस्टम है वो फेल हो जाए, आपका जो इंटरनल कंट्रोल है, राइट, इंटरनल कंट्रोल है वो यदि कमजोर हो, राइट, तब आता है हमारा ऑपरेशनल रिस्क। तो मतलब इंटरनल प्रोसेस यदि फेल हो जाए, वहां से जो लॉस आता है उसको बोलते हैं ऑपरेशनल रिस्क। अब जरा आ जाइए इस क्वेश्चन में और देखिए, बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन लग रहा है? लॉस फ्रॉम फेल इंटरनल प्रोसेस, एग्जैक्टली राइट, पी नंबर करेक्ट है। तो 2 का हो जाएगा पी। अब जरा लीगल रिस्क की बात करते हैं। सर लीगल का नाम से ही हमें जानकारी मिल रही है। यदि लीगल की हम बात करें ना तो नाम से ही हमें क्लू मिल रहा है। क्या होता है सर लीगल मतलब कोर्ट का केस चल रहा हो, राइट, लॉ सूट हो, या आप कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं कर पा रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां तो आप देख सकते हैं दोस्तों सामने लिखा हुआ है लीगल वाले केस में लॉस फ्रॉम लॉ सूट, एडवर्स जजमेंट। जी हाँ, तो 3 का हो जाएगा एस। 4 में देखते हैं रेपुटेशनल।
रेपुटेशनल मतलब क्या होता है सर कि बैंकिंग बिजनेस ना एक ट्रस्ट वाला बिजनेस है। अगर मान लीजिए मीडिया क्या करे, नेगेटिव इमेज फैलाए, मीडिया जो है नेगेटिव इमेज फैलाए या पब्लिक का जो परसेप्शन है वो खराब करे, राइट, यदि ये सब काम होगा ना तो जो हमारा रिस्क आता है उसे बोला जाता है रेपुटेशनल रिस्क। जी हाँ दोस्तों, तो 4 का हो जाएगा टी। और लास्ट है सर एनिहिलेशन रिस्क। इसमें बार बार सवाल आता है ये एनिहिलेशन रिस्क क्या होता है, थोड़ा सा समझिए एनिहिलेशन रिस्क को समझिए। डायरेक्टली कभी कभी वन लाइनर क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। देखिए दोस्तों होता क्या है कि जब आप इसको एनिहिलेशन का वर्ड मीनिंग देखेंगे ना डिक्शनरी में, राइट, तो आपको मिलेगा कंप्लीट वाइप आउट। क्या मिलेगा, मतलब कंप्लीट वाइप आउट, इसे ही कहा जाता है एनिहिलेशन। तो जैसे आरबीआई बोल रहा है कि बैंक को बंद कर दो, शट डाउन द बैंक, आरबीआई बोल रहा है कि बैंक को बंद कर दो, राइट। तो रेगुलेटरी एक्शन ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ बिजनेस, यही होता है सर एनिहिलेशन। तो जरा ऑप्शन नंबर क्यू को देखें, यही करा है ना, रिस्क ऑफ रेगुलेटरी एक्शन ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ द बैंक बिजनेस, एग्जैक्टली। तो 5 का हो जाएगा सर क्यू, तो RPSTQ, राइट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। समझ में आया दोस्तों? तो बस याद रखेंगे सर, यहां से हमने ये सीखा कि देखिए रेगुलेटरी का मतलब कि आपने रूल को ब्रेक किया, रूल को फॉलो नहीं किया। ऑपरेशनल का मतलब कि आपने प्रोसेस फॉलो नहीं किया। लीगल का मतलब कोर्ट केस। रेपुटेशन का मतलब कि आपका इमेज खराब हो रहा है। और एनिहिलेशन का मतलब कि बैंक ही बंद हो जाए। तो बोलिए कंसेप्ट क्लियर है दोस्तों? एक बार यदि क्लियर हो तो चैट बॉक्स में क्लियर वर्ड टाइप कर दें। आई होप ये चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। डिफरेंट टाइप ऑफ अभी हमने सीखा कॉम्प्लायंस रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, स्ट्रेटेजिक रिस्क कैसे पता लगाते हैं, और भी हमने 5 रिस्क यहाँ पे देखी। अब आइए हम लोग अपना फोकस शिफ्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रति। और ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे। लेट्स सी द क्वेश्चन। क्या कर रहा है दोस्तों, एक बैंक नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है, मार्केटिंग फुल स्विंग पे है, राइट, मार्केटिंग फुल स्विंग पे है, और 6 मंथ बाद आता है आरबीआई का पेनल्टी। रीजन क्या था? रीजन ये था, हाँ ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत सा सवाल है कि एक बैंक ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, मार्केटिंग फुल स्विंग पे है, 6 महीने बाद आरबीआई पेनल्टी लगा देती है। रीजन था कि कॉम्प्लायंस को पहले इन्वॉल्व ही नहीं किया, इन्होंने कॉम्प्लायंस को पहले इन्वॉल्व ही नहीं किया। दोस्तों आज का जो एमसीक्यू है ना वो सिर्फ थ्योरी नहीं है, रियल बैंकिंग डिजास्टर प्रिवेंशन का फॉर्मूला है। आइए सवाल देखते हैं। विच स्टेटमेंट बेस्ट कैप्चर द की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग बैंक बिजनेस एक्टिविटी एंड द न्यू प्रोडक्ट। ऑप्शन ये दे रहा है कि कॉम्प्लायंस सिर्फ तब बोले जब इन्फोर्समेंट आ जाए। बी कर रहा है कॉम्प्लायंस प्रोएक्टिव हो, सीसीओ न्यू प्रोडक्ट कमिटी का मेंबर होता है। सी कर रहा है कि कॉम्प्लायंस मैनुअल ऑप्शनल होता है। डी कर रहा है कॉम्प्लायंस का मेन काम मार्केटिंग मटेरियल बनाना है। बताइए दोस्तों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कौन सा ऑप्शन बता रहा है? लाइव चैट में ऑप्शन बताइए, ए बी सी या डी। सोचिए कॉम्प्लायंस का रोल फ्यूचर में होता है या पास्ट में होता है? क्या लगता है दोस्तों? विच ऑप्शन डू यू थिंक इज करेक्ट, ए बी सी या डी? बहुत ही बेसिक सवाल है, राइट। आपसे रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछी जा रही है रिगार्डिंग द बैंक बिजनेस एक्टिविटी एंड न्यू प्रोडक्ट। नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ मार्केट में, आरबीआई का पेनल्टी लग जाता है 6 महीना बाद, राइट। तो ये इस पे रिलेटेड सवाल है। अब आइए दोस्तों मैं आपको यहां पे पहले कॉम्प्लायंस फंक्शन का रोल बता देता हूं, राइट, तब आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कॉम्प्लायंस फंक्शन का रोल क्या होता है। आप सोच रहे हो ना कि गलती हो जाए बाद में कॉम्प्लायंस देखेंगे, कोई बात नहीं, गलती होने दो, राइट, गलती होने दो, बाद में कॉम्प्लायंस देखेंगे, राइट। तो दोस्तों यहां पे एग्जाम का ट्रैप है। क्या ट्रैप है? एक्चुअल कंसेप्ट ये है कि गलती होने से पहले पकड़ना। इसके लिए एक वर्ड यूज होता है सर, प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब ये होता है कि हम गलती को होने ना दें, गलती होने से पहले हम उसे पकड़ लें, राइट। इसे कहा जाता है प्रोएक्टिव कॉम्प्लायंस कहा जाता है सर। दिस इज कॉल्ड प्रोएक्टिव कॉम्प्लायंस। अब जरा नया प्रोडक्ट के केस में देखिए, लेट्स लुक टू द कंटेक्स्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट। क्या हुआ सर कि नए प्रोडक्ट लॉन्च का सीन देखिए कि अगर प्रोडक्ट हमारा मान लीजिए डिजाइन स्टेज में है, प्रोडक्ट जो है वो डिजाइन स्टेज में है और कॉम्प्लायंस इन्वॉल्व है, कॉम्प्लायंस इज इन्वॉल्व, तो रेगुलेशन चेक हो जाती है। आरबीआई यदि कॉम्प्लायंस आप कर रहे हैं ना, प्रोडक्ट डिजाइन स्टेज में है, कॉम्प्लायंस इन्वॉल्व है, तो रेगुलेशन जो है आपका ये चेक हो जाती है। आरबीआई का जो गाइडलाइंस है वो भी अलाइन हो जाता है क्योंकि आप कॉम्प्लायंस को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। और सर लॉन्च होने के बाद आपका प्रोडक्ट जब लॉन्च हो जाएगा उसके बाद
पेनल्टी का रिस्क ही नहीं कम हो, रिस्क ही नहीं होगा, रिस्क कम हो जाता है, रिस्क हो सकता है लेकिन बहुत कम होगा। तो समझ रहे हैं ना बात को। इसी कारण से हमारे जो बीसीबीएस है, बीसीबीएस जानते हैं ना, बैंकिंग कमिटी, बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। तो बीसीबीएस ने, बीसीबीएस हो या रेगुलेटर हो, वो ये बोलते हैं कि जो सीसीओ है, सीसीओ कौन होते हैं सर, फुल फॉर्म जरा चैट बॉक्स में लिखेंगे, कैन यू राइट फुल फॉर्म ऑफ सीसीओ इन द चैट बॉक्स। तो रेगुलेटर या बीसीबीएस बोलते हैं कि जो सीसीओ है ना, वो न्यू प्रोडक्ट कमिटी के पार्ट होने चाहिए। जो नया प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसका जो कमिटी है उसके पार्ट बनाइए सीसीओ को। ये होते हैं सर चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर। समझ रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, डिजाइन स्टेज में ही कॉम्प्लायंस लाने कितना जरूरी है। रेगुलेशन इंप्रूव होगा, आरबीआई गाइडलाइन से अलाइन हो पाएंगे, लॉन्च होने पे पेनल्टी से बच जाइएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन में। अब हम लोग कंसेप्ट समझ लिए, अब सवाल है ऑप्शन को एलिमिनेट करने का। आइए ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। सर पहला ऑप्शन क्या किया हुआ है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि कंपनी शुड रिएक्टिवली एड्रेस इशू ओनली आफ्टर इन्फोर्समेंट। सर यहां बात हो रही है रिएक्टिव अप्रोच की, पेनल्टी के बाद हम देख लेंगे, ये तो कॉम्प्लायंस के कंसेप्ट के अगेंस्ट है। सी में देखिए कॉम्प्लायंस मैनुअल ऑप्शनल होता है, कभी भी ऑप्शनल नहीं होता दोस्तों। कॉम्प्लायंस मैनुअल बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंडेटरी चीज है। कॉम्प्लायंस के इंपॉर्टेंस को आप यहां से समझ सकते हैं। डी ऑप्शन कह रहा है कि कॉम्प्लायंस का प्राइमरी रोल है मार्केटिंग मटेरियल। नहीं दोस्तों, मार्केटिंग अलग चीजें होती हैं, मार्केटिंग अलग है, कॉम्प्लायंस अलग है। राइट, कॉम्प्लायंस का काम रूल देखना होता है, एड लिखना नहीं होता। सही जवाब है सर इसका ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए यहां पे क्या कर रहा है कि कॉम्प्लायंस शुड प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई द रिस्क। जी हाँ दोस्तों, प्रोएक्टिवली रिस्क को आइडेंटिफाई करो, और सीसीओ जो है ना नए प्रोडक्ट कमिटी का मेंबर होना चाहिए। तो सर तीन चीजें याद रखेंगे पेपर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें बता रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। कि देखिए पहली बात याद रखेंगे कि जो कॉम्प्लायंस होता है ना, वो क्या होता है सर, वो हमारा प्रोएक्टिव होता है, कभी भी वो रिएक्टिव नहीं होता। दूसरी बात, जो सीसीओ है, चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर है, जो हमारा न्यू प्रोडक्ट कमिटी है उसके मेंबर होने चाहिए। और तीसरी बात सर कि जो फर्स्ट 6 मंथ है, प्रोडक्ट के लॉन्च का जो फर्स्ट 6 मंथ है, राइट, उसमें इंटेंसिव कॉम्प्लायंस मॉनिटरिंग होने चाहिए। इंटेंसिव, क्योंकि ज्यादातर पेनल्टी लगने की चांस यही होती है। बताइए ये तीनों चीज क्लियर है, कॉम्प्लायंस प्रोएक्टिव हो, सीसीओ नया प्रोडक्ट कमिटी का मेंबर हो, और फर्स्ट 6 मंथ। अच्छा एक सवाल बताइएगा कि कॉम्प्लायंस फेलियर के लिए अल्टीमेटली जिम्मेवारी किसकी होती है जी। जरा चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मान लीजिए कॉम्प्लायंस फेल हो गया, सर सवाल यह है कि अल्टीमेटली कौन जिम्मेवार है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लायंस फेलियर, ये आपको बताना है चैट बॉक्स में। आइए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। हम लोग पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। सर बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने मैं लाया हूं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडीज है। लेट्स लुक एट दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन सिर्फ डेफिनेशन नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है कि गलती क्यों हुई। अंतिम तक बने रहिए और आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए सवाल क्या कर रहा है कि पिनेकल बैंक की बात हो रही है, राइट। राइट, सो दे आर टॉकिंग अबाउट द पिनेकल बैंक। So Pinnacle Bank is a mid-sized commercial bank. They have appointed Mr. Anand as its Chief Compliance Officer 2 years ago. मतलब क्या हुआ दोस्तों कि इन्होंने चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया मिस्टर आनंद को, राइट, 2 साल पहले अपॉइंट किया। 3 साल का फिक्स टेनर था, 3 साल के लिए इन्होंने अपॉइंट किया। अब क्या हुआ, बैंक ने एक एग्रेसिव रिटेल लोन प्रोडक्ट लॉन्च किया, राइट। बैंक हैज लॉन्च एन एग्रेसिव न्यू रिटेल लोन प्रोडक्ट। फिर क्या हुआ, कॉम्प्लायंस रिव्यू में क्या निकला कि कॉम्प्लायंस रिव्यू में निकला कि वेरिफिकेशन स्टेप बाईपास हो रहा है, की वेरिफिकेशन स्टेप जो है ना बाईपास किया जा रहा है। तो मिस्टर आनंद ने इशू को फ्लैग किया। फिर से सुनिए दोस्तों, पिनेकल बैंक है, मिस्टर आनंद को चीफ कंप्लायंस ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया। फिक्स टेनर था 3 साल का, 2 साल पहले अपॉइंटमेंट हुई थी। बैंक ने एक एग्रेसिव रिटेल लोन प्रोडक्ट को लॉन्च किया। आनंद चूंकि सीसीओ थे, उन्होंने डिस्कवर किया कि अरे ये तो वेरिफिकेशन स्टेप को ही बाईपास किया जा रहा है। इन्होंने इसको फ्लैग किया, इशू को फ्लैग किया। पर एमडी एंड सीईओ क्या बोलते हैं कि एक और क्वार्टर मॉनिटर कर लो, सीसीओ का बिजनेस वर्टिकल से डायरेक्ट रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं है।
सीसीओ शुड नॉट हैव अ डायरेक्ट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप विद द बिजनेस वर्टिकल। और एक ट्विस्ट आ गया, बोर्ड का मेंबर बोलता है इस सीसीओ को हटा के बिजनेस फ्रेंडली सीसीओ लाओ। अब सुनिए दोस्तों, सवाल ये कर रहा है, अब आप बताइए कि अगर कॉम्प्लायंस इशू चल रहा हो और सीईओ बोले कि वेट करो, तो सीसीओ को अगला स्टेप क्या लेना चाहिए? देखिए, इस प्रकार का सवाल एग्जाम में आता है, एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आता है कि आप सीसीओ के रोल को समझते हैं कि नहीं समझते हैं। सीसीओ को क्या करना चाहिए दोस्तों? ऑप्शन कर रहा है कि नहीं, एमडी सीईओ के सजेशन को फॉलो करें, सिचुएशन को मॉनिटर करें दूसरे क्वार्टर के लिए। वो तो वही बोल रहा है कि तुम एक और क्वार्टर रुक जाओ, एक और क्वार्टर देख लो। बी कर रहा है कि नहीं, तुरंत एस्केलेट कर दो इशू को आरबीआई को और रिजाइन कर दो। सी कर रहा है कि जो ब्रीचेज हो रहे हैं और एमडी सीईओ को के रिस्पॉन्स को ऑडिट कमिटी और बोर्ड को रिपोर्ट करो। और डी ऑप्शन कर रहा है कि नहीं, एग्री कर लो, एग्री टू द ट्रांसफर, ताकि फर्दर कन्फ्रंटेशन को अवॉइड कर सको और अपना कैरियर बचा लो। क्या लगता है दोस्तों, ए बी सी या डी? जल्दी बताइए। कैन यू टाइप इन द चैट बॉक्स ए बी सी और डी? आपके स्क्रीन पर आपको एक चैट बॉक्स दिख रहा होगा, आई होप आप देख पा रहे होंगे। कुछ भी लिख दीजिए, ए बी सी और डी, जो भी आपको सही लग रहा है इस क्वेश्चन का सही जवाब। आइए मैं आपको इसका लॉजिक समझाता हूं। तो देखिए, स्क्रैच से कंसेप्ट को समझते हैं, एकदम कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। लेट्स लुक एट इट। देखिए, आरबीआई को भी ये बात पता है, कभी कभी सीनियर मैनेजमेंट भी प्रॉब्लम के हिस्सा होते हैं, राइट? देखिए, आरबीआई को भी पता है सर कि जो सीनियर मैनेजमेंट होते हैं ना, वो भी प्रॉब्लम का हिस्सा होते हैं, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। इसीलिए आरबीआई ने क्या किया कि एक सेफ्टी वाल्व लगा दिया, एक सेफ्टी वाल्व लगा दिया और उसका नाम रख दिया एसीबी। अब देखिए, आपको ऑडिट कमिटी ऑफ बोर्ड का फंक्शन भी समझ में आ जाएगा, ऑडिट कमिटी ऑफ बोर्ड। देखिए दोस्तों, एक क्लाउज है, क्लाउज नंबर 26.6.1, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो हमारे ऑडिट कमिटी ऑफ बोर्ड है ना, वो सीसीओ को क्वार्टरली मीट करेंगे। देखिए दोस्तों, ये कहानी बनाया गया है आपको समझाने के लिए, बुक में कहीं ऐसा कहानी नहीं मिलेगा, वो तो लाइन बाय लाइन लिख दिए हैं। और फायदा ये होता है कहानी से कि चीजें दिमाग में बैठ जाती हैं। सर ऐसा है कि एसीबी जो है ना, सीसीओ को क्वार्टरली मीट करते हैं, वो भी 1-to-1 बेसिस पे, 1-to-1 बेसिस पे मीट करते हैं, बिना सीनियर मैनेजमेंट का। सीनियर मैनेजमेंट कोई भी नहीं रहेंगे वहां पे, समझे? मतलब सर ये हुआ कि जो हमारा सीसीओ है ना, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, वो इसको एक इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग चैनल मिलता है, दे आर गेटिंग इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग चैनल। और एमडी सीईओ के बाईपास का लीगल रूट भी मिलता है, आप इसको बाईपास भी कर सकते हैं। यही तो फायदा है सर सीसीओ का। और सीसीओ इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी भी लिख के हमसे ले लीजिए, 2 से 3 मार्क्स तो आएगा ही आएगा। इसीलिए हम सीसीओ पे इतना फोकस कर रहे हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है पिछले 6 एग्जामिनेशन का, किस बार नहीं आया एग्जाम क्वेश्चन सीसीओ से, आया ही आया है। चलिए, आई होप बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखते हैं। लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन एंड लेट्स एलिमिनेट द ऑप्शन। सर ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि नहीं, आप सीसीओ हैं, आप ऐसा कीजिए कि एमडी सीईओ के सजेशन को फॉलो कीजिए और एक और क्वार्टर रुक जाइए। ये सबसे डेंजरस ऑप्शन है। ये कॉम्प्लायंस ब्रीच का जो टाइम डिले है, ये एक वायलेशन भी माना जाएगा, तो ये तो गलत है सर, आप ऐसा मत कीजिए। बी क्या कर रहा है कि तुरंत एस्केलेट कर दीजिए आरबीआई को और रिजाइन कर दीजिए। सर आरबीआई एस्केलेशन से पहले ना इंटरनल गवर्नेंस चैनल यूज करना होता है, ठीक है? आरबीआई को तो आप एस्केलेट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जो इंटरनल गवर्नेंस चैनल मिला है वो तो पहले यूज कर लीजिए। तो बी भी नहीं होगा। सी कह रहा है कि जो भी ब्रीचेज है उसे रिपोर्ट कर दो, आपके जो भी ब्रीचेज है उन्हें आप रिपोर्ट कर दो, और रिपोर्ट करने के बाद हाँ, और एसीबी, राइट, किसको रिपोर्ट करो? एसीबी को रिपोर्ट करो ड्यूरिंग द नेक्स्ट क्वार्टरली 1-to-1 मीटिंग। एग्जैक्टली दोस्तों, यही करना है। क्लाउड सपोर्ट करता है, इंडिपेंडेंस मेंटेन होती है, प्रॉपर एस्केलेशन चैनल है। डी कर रहा है कि नहीं, ट्रांसफर से एग्री हो जाओ। सर ये कॉम्प्लायंस का सुसाइड नोट है, इंडिपेंडेंट 0 हो जाएगी, राइट? तो दोस्तों बोलिए, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब हमने यहां से क्या सीखा दोस्तों? हमने यहां से ये सीखा कि आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सीसीओ को, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को क्वार्टरली 1-to-1 मीटिंग का अधिकार है। ऑडिट कमिटी मतलब सीसीओ और एसीबी ये जो है क्वार्टरली मिलते हैं, राइट? क्वार्टरली इनको मीटिंग का अधिकार है बिना सीनियर मैनेजमेंट के प्रेजेंस से। इस मीटिंग में कोई भी सीनियर मैनेजमेंट का अधिकारी नहीं होगा, राइट? इसी के थ्रू जो सीसीओ होते हैं ना, वो कॉम्प्लायंस ब्रीच और मैनेजमेंट के रिस्पॉन्स को इंडिपेंडेंटली रिपोर्ट करते हैं। तो एक लाइन में याद रखेंगे सर कि सीसीओ का जो सेफ्टी स्विच है, सीसीओ का जो सेफ्टी स्विच है वो क्या है?
वो है ACB 1-to-1 मीटिंग, समझे। इस लाइन से केस स्टडीज भी आएगा, MCQs भी आएगा, गवर्नेंस क्वेश्चन भी आएगा और आपको सब क्लियर हो जाएगा क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। इसी क्वेश्चन का सर सेकंड पार्ट है आपके सामने। कंसिडरिंग द प्रपोजल बाय द बोर्ड मेंबर। अब देखिए सर इसका सेकंड पार्ट क्या कर रहा है, जरा पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि बोर्ड मेंबर ने क्या सजेस्ट किया था, क्या था उनका प्रपोजल कि ये ट्रांसफर द मिस्टर आनंद, विच स्टेटमेंट करेक्टली आइडेंटिफाई द वायलेशन ऑफ द RBI गाइडलाइन। मतलब आपको ये प्रपोजल को ध्यान में रखते हुए राइट और आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है RBI के गाइडलाइन का वायलेशन करता है। अब RBI ने क्या गाइडलाइन दी है इसके रिगार्डिंग, उसको कौन सा स्टेटमेंट वायलेट कर रहा है, ये सवाल है। तो ऑप्शन ए कर रहा है कि द प्रपोजल वायलेट द CCO मिनिमम फिक्स टेनर एंड स्पेसिफिक कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर प्रीमैच्योर ट्रांसफर। बी कर रहा है कि जो प्रपोजल है बोर्ड का वो बिल्कुल वैलिड है राइट, क्योंकि बोर्ड के पास फाइनल से होता है CCO के ट्रांसफर का। सी कर रहा है कि प्रपोजल जो है एज और एक्सपीरियंस क्राइटेरिया को वायलेट करता है। और डी कर रहा है कि प्रपोजल एक रीजनेबल बिजनेस डिसीजन है कमर्शियल ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट करने के लिए। क्या लगता है दोस्तों, क्या बोर्ड का जो प्रपोजल है ट्रांसफर करने का, क्या ये आपको लॉजिकल लग रहा है? यहाँ पे आइए पहले इसके कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए दोस्तों RBI ने CCO को इतनी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन क्यों दी है, क्योंकि CCO का सर काम होता है, क्या काम होता है कि बिजनेस को अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछना राइट, बिजनेस को अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछना ये इनका काम है। मैनेजमेंट के अगेंस्ट भी कंप्लेन करता है सर CCO, मैनेजमेंट के अगेंस्ट कंप्लेन करता है। नो कहना जब रिस्क ज्यादा हो CCO कहता है, इसीलिए RBI बोलता है कि सर CCO इंडिपेंडेंट होना चाहिए राइट और CCO को प्रेशर से बचाना चाहिए। इसीलिए RBI गाइडलाइन के अकॉर्डिंग CCO का जो टेनर होता है, पिछली बार टेनर पे भी सवाल आया था, CCO का जो टेनर होता है ना वो होता है 3 साल। कितने साल का होता है? 3 साल का, ना ज्यादा ना कम, पूरा का पूरा 3 साल। अब आप बताइए अगर CCO अनकंफर्टेबल बात बोले और तुरंत ट्रांसफर हो जाए तो अगली बार सच बोलेगा क्या? सोचिए ना आप, CCO ने अनकंफर्टेबल बात बोला राइट और अगली बार मान लीजिए सही में ट्रांसफर हो गया राइट, तो अगली बार सच बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा, सच तो नहीं बोलेगा ना राइट। तो आप जरा इस केस के फैक्ट को देखिए। यहाँ पे क्या हुआ कि मिस्टर आनंद को अपॉइंट किया गया 3 साल के टेनर के लिए, अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं, उसने कॉम्प्लायंस ब्रीच को फ्लैग किया। बोर्ड मेंबर बोलता है कि बिजनेस फ्रेंडली CCO लाना चाहिए। आप जरा ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है कि द प्रपोजल वायलेट द CCO मिनिमम फिक्स टेनर एंड स्पेसिफिक कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर प्रीमैच्योर ट्रांसफर। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, क्योंकि RBI क्लियरली बोलती है कि 3 साल से पहले CCO को ना ट्रांसफर कर सकते हो ना रिमूव कर सकते हो, हाँ केवल एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में ऐसा कर सकते हो, बिजनेस के कन्वीनियंस के लिए नहीं कर सकते। ये तो कोर वायलेशन है, यही तो सबसे बड़ा वायलेशन है जी। जब कर रही है RBI की 3 साल रखना पड़ेगा तो फिर आप कैसे 2 साल में उसको आप हटा सकते हैं? यू कैन नॉट डू दैट राइट। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यही क्लियर वायलेशन है। बी को पढ़ें, बी में कर रहा है कि प्रपोजल वैलिड है क्योंकि बोर्ड का फाइनल से होता है। ये गलत है सर, बोर्ड पावरफुल है पर RBI के रूल के ऊपर नहीं है। सी कर रहा है कि ये एज और एक्सपीरियंस क्राइटेरिया को वायलेट करता है, ये तो इररिलेवेंट है सर, एज या एक्सपीरियंस का यहाँ पे कोई इशू ही नहीं है। और डी कर रहा है कि रीजनेबल बिजनेस डिसीजन है, ये प्रपोजल एक रीजनेबल बिजनेस डिसीजन है। सर ये एग्जाम ट्रैप है। RBI क्या बोलती है? RBI बोलती है कि देखो सर कॉम्प्लायंस जो है ना वो बिजनेस के कॉन्वीनियंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे। तो फाइनल आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए RBI के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली CCO कम से कम 3 साल का टेनर होता है, मिनिमम टेनर 3 साल का होता है, इतना तो रखना ही रखना है। इस टेनर के पहले ना ट्रांसफर कर सकते हैं ना रिमूवल कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं एक एक्सेप्शनल केस में, तो प्रॉपर बोर्ड अप्रूवल और RBI इंटीमेशन के साथ ही करेंगे। सिर्फ बिजनेस फ्रेंडली रीजन देना गाइडलाइन वायलेशन है, समझे बात को। चलिए ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो दोस्तों सक्सेस सिंप्लीफाइड होता है हमारे CIB कैप्सूल कोर्स से, थाउजेंड्स ऑफ बैंकर ज्वाइन कर चुके हैं। आप किस बात का देर कर रहे हैं? अभी कभी ज्वाइन करें और जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट कंटेंट है उसको एक जगह पे एक्सेस करें। चलिए अब हम लोग अगली केस स्टडीज की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट केस स्टडीज है, आइए देखते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत लोग गलत कर देते हैं क्योंकि लोग रिस्क देखेंगे पर RBI देखता है रिस्क का मैनेजमेंट। RBI किस पे फोकस करता है सर? RBI देखता है रिस्क का मैनेजमेंट। और अगर ये डिफरेंस समझ में आ गया ना तो RBI का आधा सिलेबस आपका क्लियर है। इसे कहा जाता है रिस्क बेस्ड
इंटरनल ऑडिट, राइट, इसे ही कहा जाता है सर आरबीआई। आइए समझते हैं दोस्तों आरबीआई का बेसिक कंसेप्ट क्या है। एपेक्स यूनिवर्सल बैंक रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट इंप्लीमेंट कर रहा है। मिस्टर शर्मा के पास दो ब्रांचेस हैं, मेट्रोपोलिस ब्रांच, हेरिटेज ब्रांच। मेट्रोपोलिस ब्रांच में ज्यादा वॉल्यूम है, ज्यादा रिस्क है, लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑटोमेटेड कंट्रोल है। हेरिटेज ब्रांच सेमी अर्बन है, मैनुअल सिस्टम है, ओल्डर स्टाफ है, कुछ माइनर पॉलिसी ब्रीचेज हुए हैं। अब लो वॉल्यूम है तो फिर लो रिस्क है। चलिए सवाल ये कर रहा है कि आरबीआई के अकॉर्डिंग ऑडिट प्रायोरिटी किसको मिलेगी। अकॉर्डिंग टू द आरबीआई प्रिंसिपल हाउ शुड मिस्टर शर्मा प्रायोरिटाइज हर टीम ऑडिट एक्टिविटी। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, मजा आएगा समझ को सॉल्व करने में। ए कह रहा है कि नहीं तुम मेट्रोपोलिस पे फोकस करो क्योंकि आरबीआई बोलता है कि ऑडिट करो जो इसमें रिस्क ज्यादा हो। बी कह रहा है कि नहीं दोनों ब्रांच को ऑडिट करो इक्वल इंटेंसिटी के साथ। सी कह रहा है कि तुम हेरिटेज ब्रांच को प्रायोरिटाइज करो क्योंकि आरबीआई फोकस करता है रिस्क मैनेजमेंट के ऑडिट को, जो कि वहां पे कमजोर दिख रहा है। डी कह रहा है कि नहीं तुम केवल पॉलिसी ब्रीच पे फोकस करो हेरिटेज ब्रांच पे। बताइए दोस्तों ए बी सी या डी क्या लगता है, विच ऑप्शन डू यू थिंक इज करेक्ट। ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है और बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। आपके हिसाब से क्या लगता है। मान लीजिए कि आप मिस्टर शर्मा हैं, राइट, यहाँ एक्चुअली मिसेस शर्मा की बात हो रही है। आप क्या करते, किस ब्रांच को ऑडिट करते दोस्तों, मेट्रोपोलिस को करते या हेरिटेज को करते। चलिए मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूं। देखिए सबसे पहले एक मिथ को हम लोग तोड़ते हैं। दो चीज होता है आरबीआई में, हम लोग क्या सोचते हैं ना कि देखो जहां पे ज्यादा रिस्क है, जहां पे हाई रिस्क एरिया है वहां पे ऑडिट करो, उसे ऑडिट करो, राइट। लेकिन ये गलत है दोस्तों। आरबीआई एक्चुअली होता क्या है कि रिस्क का मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे हो रहा है उसका ऑडिट किया जाता है, समझे। याद रखिएगा कि रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट जो होता है ये ऑडिट क्या करता है, एडिक्वेसी को। दे ऑडिट द एडिक्वेसी, दे ऑडिट द इफेक्टिवनेस ऑफ व्हाट, ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। मतलब रिस्क मैनेजमेंट के एडिक्वेसी और इफेक्टिवनेस को ऑडिट करता है, ना कि लेवल ऑफ रिस्क। लेवल ऑफ रिस्क तो देखता ही देखता है, लेकिन जो रिस्क को आप मैनेज कर रहे हैं वो कितना एडिक्वेट है, कितना इफेक्टिव है, उसको ऑडिट करता है सर आरबीआई। अब आप बताइए रिस्क ज्यादा हो लेकिन कंट्रोल टाइट हो। मान लीजिए कि रिस्क बहुत हाई लेवल पे है लेकिन कंट्रोल भी टाइट है, राइट। और दूसरा केस, ये पहला केस है सर, और दूसरा केस है कि मान लीजिए रिस्क कम है लेकिन कंट्रोल वीक हो, तो ऑडिटर को कहां पे ज्यादा टेंशन होगी, बोलिए ए या बी। पहला केस में रिस्क ज्यादा है लेकिन कंट्रोल भी टाइट है, दूसरे केस में रिस्क कम है लेकिन कंट्रोल कमजोर है, तो ऑडिटर को कहां पे ज्यादा टेंशन होगी सर, बिल्कुल बी में होगी, राइट। तो जरा ब्रांच वाइज यहाँ पे एनालिसिस करते हैं हम लोग, दोनों ब्रांच को देखते हैं। एक मेट्रोपोलिस ब्रांच है, यहाँ पे ज्यादा रिस्क है, हाँ, लेकिन कंट्रोल ऑटोमेटेड और स्ट्रॉन्ग है, मतलब इन्हें अच्छे से मैनेजमेंट कर रहे हैं, ये दे आर मैनेजिंग इट वेरी गुड। अब हेरिटेज ब्रांच में देखिए रिस्क वॉल्यूम वाइज लो है, मैनुअल सिस्टम है, ओल्डर स्टाफ है, पॉलिसी ब्रीच ऑलरेडी हो चुके हैं। मतलब प्रॉब्लम ये है कि इनका जो रिस्क मैनेजमेंट है ना यही वीक है, और आरबीआई का फोकस यही होता है सर। तो ऑप्शन वाइज एलिमिनेट करते हैं। एक आ रहा है कि मेट्रोपोलिस पे फोकस करो क्योंकि आरबीआई हायर इनहेरेंट रिस्क ऑडिट करता है, ये गलत है दोस्तों। आरबीआई कभी भी इनहेरेंट रिस्क नहीं, आरबीआई हमेशा रिस्क मैनेजमेंट देखता है। आरबीआई क्या दिखेगा, हमेशा रिस्क मैनेजमेंट देखेगा, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। बी कह रहा है कि दोनों ब्रांच को इक्वल इंटेंसिटी के साथ ऑडिट करो, नहीं दोस्तों, आरबीआई का मतलब होता है प्रायोरिटाइजेशन, इसका मतलब ही होता है प्रायोरिटाइजेशन, आप दोनों को इक्वल नहीं दे सकते। सी कह रहा है कि तुम हेरिटेज को प्रायोरिटाइज करो, एग्जैक्टली दोस्तों, एग्जैक्टली। देखिए जो हेरिटेज ब्रांच है ना इसमें क्या है कि कंट्रोल वीक है, हाई ऑडिट प्रायोरिटी है, चाहे वॉल्यूम लो ही क्यों ना हो। सी नंबर करेक्ट है। डी कह रहा है केवल पॉलिसी ब्रीच पे फोकस करो हेरिटेज ब्रांच पे, ये नैरो अप्रोच है। आरबीआई केवल ब्रीच ही नहीं सिस्टम और कंट्रोल भी देखता है, राइट। सी नंबर इसका सही जवाब है। तो याद रखेंगे दोस्तों कि जो हमारा आरबीआई है रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट है, इसका फोकस इनहेरेंट रिस्क पे नहीं है, ये साफ साफ आपके बुक में लिखा हुआ है, इट डज नॉट फोकस ऑन द इनहेरेंट रिस्क। सर कहां फोकस है इनका फोकस है सर रिस्क मैनेजमेंट पे और कंट्रोल की इफेक्टिवनेस पे। आपने जो कंट्रोल लगा रखा है रिस्क को मैनेज करने के लिए वो कितना इफेक्टिव है। इस केस में मेट्रोपोलिस ब्रांच के पास हाई रिस्क होने के बावजूद स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है। हेरिटेज ब्रांच में मैनुअल प्रोसेस और रिसेंट ब्रीचेज
रिस्क मैनेजमेंट को कमजोर दिखाते हैं। तो प्लीज एक लाइन में इसको याद रख लीजिए कि आरबीआई वीक कंट्रोल को ऑडिट करती है, आरबीआई वीक कंट्रोल को ऑडिट करती है, आरबीआई रिस्क को ऑडिट नहीं करती। इस चीज को नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सर पूछा जाएगा आरबीआई किसको ऑडिट करती है, तो बोलिएगा रिस्क को ऑडिट नहीं करती, आरबीआई ऑडिट करती है हमारी कमजोर कंट्रोल को। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, आपसे पूछा जा रहा है कि ये क्वेश्चन देखने में लग रहा है कितना आसान है, लेकिन कंफ्यूजन गारंटेड है, अंतिम तक बने रहिए। सवाल कर रहा है कि आरबीआई का कौन सा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है जो कि एड्रेस होगा जब हम डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम और डुअल चेक प्रोसेस को हेरिटेज ब्रांच के लिए अप्लाई करेंगे। तो यहां पे दो चीजें की बात हो रही है, डिजिटल ट्रैकिंग एंड डुअल चेक प्रोसेस। ऑप्शन ए, टू पनिश नॉन कंप्लायंट स्टाफ, टू प्रोवाइड एश्योरेंस दैट बैंक रिस्क एपेटाइट इज जीरो, टू रिव्यू सिस्टम फॉर कंप्लायंस एंड आइडेंटिफाई डेफिशिएंसी इन द कंट्रोल एनवायरनमेंट, टू स्ट्रेंथन कंट्रोल, टू एक्सक्लूसिवली ऑडिट द रिस्क देमसेल्फ रेदर देन द मैनेजमेंट। बताइए दोस्तों, ए बी सी या डी, कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है यहां पे सही? कि आरबीआई मान लीजिए कि हम इसका कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो कि एड्रेस होगा, दैट इज द क्वेश्चन। जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स ए बी सी और डी, विच एवर यू थिंक इज करेक्ट। चलिए मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूं सर। देखिए यहां पे डिजिटल ट्रैकिंग और डुअल चेक प्रोसेस क्यों लगाया जाता है? ये लगाने का कारण यही है कि जो गलती है वो कम हो, मिस्टेक कम हो, मिस्टेक कम करना, जो मैनुअल एरर है इसको कम करना, जो अकाउंटेबिलिटी है इसको इंप्रूव करना, और जो कंट्रोल है इसे स्ट्रॉन्ग करना। इन सब कारणों से ये डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम आता है, राइट। तो सिंपल वर्ड में ध्यान रखेंगे कि सिस्टम को बेटर बनाना है, कंट्रोल एनवायरनमेंट को इंप्रूव करना है। अब आप बताइए, अगर मैनुअल प्रोसेस में बार बार मिस्टेक हो रही है ना, तो सॉल्यूशन क्या है? स्टाफ को पनिश कीजिएगा या सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा? ऑब्वियसली बात, सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। तो आरबीआई का फोकस यही होता है। ऑडिट तो ठीक है, इन्होंने वीक कंट्रोल को ऑडिट किया, लेकिन क्यों किया? ताकि सिस्टम को रिव्यू करें। सिस्टम को क्या करें सर? रिव्यू करें, राइट। कंट्रोल करें, कंट्रोल एंड प्रोसेस टू आइडेंटिफाई डेफिशिएंसी, समझे? तो ये चीज ध्यान रखना है। तो जरा ऑप्शन को देखें, ऑप्शन नंबर ये कह रहा है कि नहीं स्टाफ को पनिश करो, नॉन कंप्लायंट स्टाफ को पनिश करो, नहीं, गलत है। बी कह रहा है कि टू प्रोवाइड एश्योरेंस दैट बैंक रिस्क एपेटाइट इज जीरो, ये तो अनरियलिस्टिक है, रिस्क एपेटाइट कभी जीरो होता ही नहीं है। सी बिल्कुल सही जवाब है। डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम डुअल चेक प्रोसेस इसीलिए लाया जाता है ताकि कंट्रोल वीक है उसको आइडेंटिफाई करो फिर स्ट्रॉन्ग बना। यही तो ऑब्जेक्टिव है आरबीआई का। हम ये ऑडिट करवाते क्यों हैं? कि हमें पता चला कि कंट्रोल वीक है यहाँ पे, राइट, तो उसे सही करें ना। और डी कर रहा है कि टू एक्सक्लूसिवली ऑडिट द रिस्क देमसेल्फ रेदर देन द मैनेजमेंट, ये तो अपोजिट है आरबीआई का। आरबीआई रिस्क मैनेजमेंट देखता है, रिस्क अकेला नहीं। तो दोस्तों आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। अगले सेशन में हम लोग बाकी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, आपको नेक्स्ट सेशन का टाइमिंग मिल जाएगा। और ये जो वीडियो है वो आप लाइव सेशन में ही एक्सेस कर सकते हैं, और अदरवाइज ये वीडियो प्राइवेट हो जाता है। तो ट्राई कीजिए कि लाइव सेशन में अटेंड करने का। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।